जय हिंद दोस्तों। अभी कुछ दिन पहले 15 अगस्त था, स्वतंत्रता दिवस था, तो उस दिन हमने एक मिशन की शुरुआत की थी, मिशन नागरिक सैनिक। मिशन नागरिक सैनिक के अंदर मैंने आप लोगों को ये बात बताया था कि जो पब्लिक डोमेन के अंदर जितने भी इंफॉर्मेशन आते हैं जो हमारे देश के लिए है, जो हमारे काम आ सकते हैं, जिससे हम देश के लिए कुछ काम कर सकते हैं या हमें कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन हो, तो इसके बारे में हमने बात की थी। तो पब्लिक डोमेन को ध्यान में रखते हुए कानून के रूप से भी कुछ जानकारी ऐसी है जो आपको होनी चाहिए, बेसिक जानकारी। एफआईआर क्या होता है, तो मैं आपको बताऊं, हम लोग आज बात करने वाले हैं इस टॉपिक पर कि व्हाट इज एफआईआर, एफआईआर क्या होता है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट क्या होता है, जीरो एफआईआर क्या होता है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, मैं रवि सिंह सर हाईटेक कोचिंग इंस्टीट्यूट से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्राइम, जो क्राइम होता है वो कितने प्रकार का होता है। क्राइम का मतलब होता है अपराध। हम इसको थोड़ा एजुकेशनल तरीके से देखेंगे और थोड़ा इन्फॉर्मेटिव तरीके से देखेंगे ताकि आप लोग इसका एजुकेशन के रूप में फायदा उठा सके, इसको दूसरे तरीके से भी आप समझ सके। कभी भी ऐसे होता है कि कानून रूप से आपको कुछ चीजें जानबूझकर मतलब सामने वाला गलत इन्फॉर्मेशन देता है और आपको लगता है कि यही सही है। अगर बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको रहेगी एफआईआर रिलेटेड तो आप शायद किसी चीज में फंसेंगे नहीं, या किसी चीज को भी अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो टू टाइप्स ऑफ क्राइम यानी अपराध के दो प्रकार यहाँ पर बताए गए हैं। मैं आपको बता रहा हूं, देखिए क्या होता है ना कि जैसे यहाँ पे लिखा है कॉग्निजिबल और नॉन कॉग्निजिबल। तो कॉग्निजिबल का मतलब हिंदी में होता है संगीन। आप लोगों ने मूवी में देखा होगा, जैसे कोई जज होता है, बोलता है कि दफा इतने के तहत इस संगीन अपराध के मामले में आपको गिरफ्तार किया जाता है, आपको इतने साल की सजा सुनाई जाती है। संगीन अपराध, संगीन अपराध यानी कॉग्निजिबल क्राइम। ये क्या होता है, जैसे आप समझिए ना कि कोई बहुत बड़ा क्राइम कर दिया, किसी का मर्डर कर दिया, फिरौती डकैती डाल दिया, डकैती डाल के मर्डर कर दिया, या मर्डर करने की कोशिश कर दी, तो ये सब बहुत खतरनाक है ना, खतरनाक है। तो संगीन अपराध है तो बहुत खतरनाक है। एक तो ये प्रकार हो गया कि बहुत खतरनाक वाला है वो संगीत है, और एक होता है जो बहुत खतरनाक नहीं है, सामान्य है, नॉर्मल है। जैसे आप ये यहाँ पे देखिए लिखा है नॉन कॉग्निजिबल, एक कॉग्निजिबल हो गया, एक नॉन कॉग्निजिबल। तो नॉन कॉग्निजिबल मतलब असंगीन अपराध। असंगीन अपराध को क्या बोलते हैं, ये कंप्रोमाइज, समझौता करना। जैसे मान लो कभी आवेश में आकर मैं तू मैं वाली बात हो गई, झगड़ा हो गया थोड़ा बात, तो ये कैसा हो गया, असंगीन मामला हो गया, यानी नॉन कॉग्निजिबल हो गया। आपका मोबाइल चोरी हो गया है, मोबाइल में सिम कार्ड था, उससे इंफॉर्मेशन हो सकता है कोई इसका मिसयूज कर ले। इस तरह के मामले का जो केस हम लिखवाते हैं वो एक प्रकार के क्या हो गया, नॉन कॉग्निजिबल रिपोर्ट हो गया। तो यहाँ पे दो चीजें समझ में आ गई, कॉग्निजिबल रिपोर्ट यानी संगीन अपराध और नॉन कॉग्निजिबल क्राइम यानी असंगीन अपराध। दो प्रकार का अपराध होता है। अब बढ़िया से इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर नॉन कॉग्निजिबल क्राइम है तो उसको हम लोग जो रिपोर्ट लिखवाते हैं उसको बोलते हैं एनसीआर। मान लीजिए आप पुलिस स्टेशन में गए, आपके साथ कुछ ऐसा घटना हुआ है जो नॉन कॉग्निजिबल क्राइम के अंदर आता है, जैसे मोबाइल का चोरी हो जाना, बाताबाती हो जाना, या किसी प्रॉपर्टी में आप किसी के घर में भाड़े पे रहते हैं और भाड़ा नहीं दे पा रहे हैं, इस तरह का कोई मामला हो गया तो उसको नॉन कॉग्निजिबल क्राइम बोलते हैं। तो उस तरह का रिपोर्ट लिखवाने आप पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो उसको बोलते हैं एनसीआर। एनसीआर का मतलब क्या होता है, नॉन कॉग्निजिबल रिपोर्ट। नॉन कॉग्निजिबल रिपोर्ट का मतलब असंगीन अपराध का मामला, यानी ऐसा मामला लिखा गया है जो असंगीन अपराध है, बहुत खतरनाक नहीं है, बहुत नॉर्मल सा है, सामान्य सा है, जिसमें कंप्रोमाइज करके काम चलाया जा सकता है, समझौता किया जा सकता है। ठीक है। और ये क्या होता है, ये मामला बहुत सीरियस नहीं होता है, पुलिस भी बहुत ज्यादा इसको सीरियसली खोजबीन छानबीन नहीं करती है, क्योंकि असंगीन मामला है, इतना ज्यादा जरूरत पड़ता नहीं है। लेकिन हाँ, 90 दिनों के अंदर ये क्या पुलिस वाले क्या करते हैं, 90 दिनों के अंदर सीनियर ऑफिसर जो मजिस्ट्रेट होता है उनको सौंप देते हैं 90 दिनों के अंदर, क्योंकि उनसे मामला सोल्व नहीं होता है तो वो अपने सीनियर ऑफिसर जो मजिस्ट्रेट होता है उसको सौंप देते हैं मामला, पूरा का पूरा रिपोर्ट। होता क्या है, जो मजिस्ट्रेट होता है वहां पर अगर मामला चला गया तो वहां पर मामला खत्म हो जाता है, मतलब अब हो गया, छोड़ो ये जाने दो। एनसीआर बहुत सामान्य होता है, इसका कोई बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं होता है। आप समझ पा रहे हैं जिस हिसाब से मैं बता रहा हूं। होता क्या है, इसका उपयोग जो है यूज फॉर प्रीवियस रिपोर्ट। कभी भी मान लो फ्यूचर में ऐसा जरूरत पड़े कि पुराने रिपोर्ट को देखना है, जैसे मान लो कि आपके मोबाइल में सिम कार्ड था, उसका कुछ मिसयूज हो गया। मान लो कि मेरा कोई मोबाइल है वो 10 दिन पहले खो गया था, और 10 दिन पहले खोया था मतलब 10 तारीख को ऐसा समझो कि वो खोया था। अगर 10 तारीख के पहले कोई मिसयूज हुआ है, इसका मतलब तो ये उसकी गलती है जो रिपोर्ट लिखवाने गया है। लेकिन उस तारीख के बाद अगर उसका यूज हुआ है, इसका मतलब उस समय के बाद अगर उसका मिसयूज हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें उसकी गलती नहीं है। जिसने भी चोरी किया है या जिसने भी मोबाइल लिया है उसने इसका मिसयूज किया है, तब उसके ऊपर केस हो सकता है। तो यहाँ पर क्या होता है, प्रीवियस रिपोर्ट को रखने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर हमारा एनसीआर वाला मामला कंप्लीट हो गया, जिसको हम नॉन कॉग्निजिबल रिपोर्ट बोल रहे थे, ये मामला क्लियर हो गया। अब हम आते हैं एफआईआर पे। एफआईआर का मतलब क्या होता है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। कभी भी कुछ भी बड़ा झगड़ा होता है तो आप लोगों ने देखा होगा, कभी भी
समाज में चलो एफआईआर लिखवा के आते हैं पुलिस स्टेशन, उस तरह का। तो एफआईआर का मतलब हो गया फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। फर्स्ट का मतलब होता है प्रथम इन्फॉर्मेशन यानी सूचना, रिपोर्ट यानी जानकारी, प्रथम सूचना जानकारी, यानी जो वारदात हुआ है, जो घटना हुई है, उसकी जो प्रथम जानकारी है, शुरुआती जानकारी, उसके लिए फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट लिखी जाती है। ये कहां पर यूज होता है और क्या होता है, ये एफआईआर बता दिया। एक होता है सीआरपीसी। सीआरपीसी एक सीआर मतलब होता है क्रिमिनल पिनल कोड। क्रिमिनल पिनल कोड यानी जो वो जिसने भी अपराध किया होता है उसके लिए अलग से धारा होती है, और सेक्शन 154 यानी धारा क्रिमिनल पिनल कोड के धारा 154 में यानी सेक्शन 154 में लिखा हुआ है कि जो पुलिस है वो पुलिस को क्या करना है, अगर कोई भी एफआईआर आप लिखवाने जाते हो तो एफआईआर लिखना पड़ेगा, चाहे आप किसी भी एरिया से बिलोंग करते हो, चाहे किसी भी एरिया से बिलोंग ना करते हो। मान लो आप महाराष्ट्र में हो, पटना में, बिहार में जाकर अगर आप एफआईआर लिखवा रहे हो तो पुलिस स्टेशन में जो भी पुलिस अधिकारी है, जो भी राइटर है, उसको रिपोर्ट लिखना ही पड़ेगा, एफआईआर लिखना पड़ेगा। एफआईआर यानी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट लिखना पड़ेगा। धारा 154 के तहत जो क्रिमिनल पिनल कोड के अंतर्गत आता है, अगर आपने पुलिस स्टेशन में जो भी पुलिस अधिकारी है उसने एफआईआर नहीं लिखी तो उल्टा उसी के ऊपर अपराध हो जाएगा, वह खुद ही एक अपराधी बन जाएगा कि कोई रिपोर्ट लिखवाने आया था और हमने उसकी एफआईआर नहीं लिखी। ऐसा सेक्शन 154 क्रिमिनल पिनल कोड के अंदर लिखा हुआ है। एरिया डजंट मैटर, जो एरिया है वो मैटर नहीं करता, किसी भी एरिया का एफआईआर हो किसी भी एरिया में लिखा जा सकता है। ये बहुत ही आप समझ लीजिए कि एकदम सीधा सीधा कानून रूप से ये बिल्कुल सही है। अभी आगे देखो, जैसे मान लो जो भी रिपोर्ट होता है, जो भी हम एफआईआर लिखवाते हैं उसका एक नंबर होता है। आपने मूवी में देखा होगा, कोर्ट में बोला जाता है केस नंबर 664/2020 बुलाया जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सीरियल नंबर जो होता है कि कितने नंबर से कितने नंबर, कौन से नंबर का केस है, किसके ऊपर कौन से नंबर का केस चल रहा है। होता क्या है कि अगर मान लो कोई किताब आप बिल्कुल कहानी के जैसा लिख दो, फिर उसको पेज पलट कर ढूंढते रहो कि ये वाली लाइन कौन से पेज पे है, तो आपको नहीं समझ में आएगा। लेकिन उसी को पॉइंट वाइज अगर लिखा रहता है तो हम तुरंत आसानी से पकड़ सकते हैं। जैसे मैं बताऊं, मर्डर का अगर किसी ने केस किया है तो दफा 302 है ना, इंडियन पिनल कोड यानी क्या होता है, भारतीय दंड संहिता। भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पिनल कोड, उसमें दफा 302 का मतलब हो गया कि आपने क्या किया है, मर्डर कर दिया है, जान से मार दिया, और दफा 302 यानी मर्डर करने की कोशिश की है, जान से मारने की कोशिश की है, मरा नहीं है। तो इस तरह से क्या ऐसा नंबर वाइज लिखा होता है, पूरा एक रिकॉर्ड बनाया होता है। उस रिकॉर्ड के हिसाब से जैसे सीरियल नंबर होता है, जैसे मान लो कि किसी ने एफआईआर लिखवाया तो उसका सीरियल नंबर है 664/2020। इसका मतलब क्या हुआ, ये है ना पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन के लिए होता है, एक पुलिस स्टेशन के लिए ऐसा होता है। तो इसी तरह अलग अलग पुलिस स्टेशन का होता है। किसी एक पुलिस स्टेशन में ये केस नंबर है 664/2020। 2020 का मतलब जो साल चल रहा है 2020 वो, और 2020 में किसी पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन में कौन सा नंबर है, 664 नंबर का केस है, तो इसको बोलते हैं एफआईआर नंबर। इसको क्या बोलते हैं, एफआईआर नंबर। तो क्या बोला जाएगा, आपने सुना होगा एफआईआर नंबर 664/2020 को बुलाया जाए, कटघरे में हाजिर किया जाए, ऐसा आपने सुना होगा। तो ये इस तरह से हमें पता चलता है कि कौन सा एफआईआर नंबर किसने लिखवाया है और किसके लिए लिखवाया है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एक होता है जीरो एफआईआर। अब आपको यहां पर यह समझना है कि जीरो एफआईआर क्या होता है, जीरो एफआईआर का मतलब क्या होता है। देखो, नॉर्मली जो एफआईआर होता है जिसमें सीरियल नंबर दिया होता है उसमें तो नंबर लिखा होता है कि एफआईआर नंबर 664/2020। लेकिन जीरो एफआईआर में क्या होता है, ये एफआईआर लिखी तो जाती है लेकिन इसमें कोई नंबर नहीं होता। नंबर क्यों नहीं होता, जैसे मान लो अभी मैं बात करूं सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है, जिन्होंने अभी सुसाइड किया था, उसकी जो कंट्रोवर्सी चल रही है, तो अच्छा, इसका जो बात आया मुंबई में, सुशांत सिंह राजपूत कहां रहते थे, मुंबई में रहते थे, उनके पिताजी जो थे वो पटना में रहते थे। तो जब ये इस बात पता चली कि इन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया है तो उनके जो फादर हैं ये रिपोर्ट उन्होंने पटना में लिखवाई, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत तो कहां थे, मुंबई में थे। अब इंडियन पिनल कोड, क्रिमिनल पिनल कोड के सेक्शन 154 के तहत कोई भी पुलिस स्टेशन में जाकर आप कहीं की भी रिपोर्ट लिखवा सकते हैं, एफआईआर लिखवा सकते हैं। अगर वो एफआईआर उस एरिया से बिलोंग नहीं करता है, किसी दूसरे एरिया से, किसी दूसरे स्टेट से बिलोंग करता है, तो आपको क्या करना है, एफआईआर नंबर नहीं लिखना होता है, उसको बोलते हैं जीरो एफआईआर। ऐसा एफआईआर जिसमें कोई नंबर नहीं लिखा होता है उसको जीरो एफआईआर बोलते हैं। तो फादर जो थे सुशांत सिंह राजपूत के, उन्होंने एफआईआर पटना में लिखवाई, जबकि सुशांत सिंह का जो केस था, जो सुसाइड अटेम्प्ट किया था उन्होंने, वो मुंबई में किया था। तो इसके हिसाब से वो जीरो रिपोर्ट हो गया। अब सुशांत सिंह राजपूत के कंट्रोवर्सी की बात करें तो यहां पर अभी देखो, बिहार पुलिस जो है वो कहां पे आई थी, बिहार पुलिस पटना से, आपको पता है आईपीएस ऑफिसर आए थे, तो विनय कुमार, वो आईपीएस ऑफिसर जब आए महाराष्ट्र में तो उनको क्या किया गया, एक्चुअली होता क्या है कि कोई भी पुलिस स्टेशन दूसरे स्टेट की, दूसरे राज्य की पुलिस दूसरे राज्य में जाकर खोजबीन नहीं कर सकती, क्योंकि उनका अधिकार सीमित है, उनका भी एक निश्चित अधिकार है, सीमा है कि आप इस अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकते। तो वो आए तो थे, लेकिन वो इसलिए नहीं
आए थे कि छानबीन किया जाए, बल्कि कुछ रिपोर्ट के लिए आए थे, कुछ सुराग के लिए आए थे, तो उनको क्वारंटाइन कर दिया गया। खैर वो बात अलग है। फिर वहां के जो डीजीपी थे पांडे जी, उन्होंने भी बताया कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, आप रिपोर्ट भी दे सकते थे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम बात करते हैं जो बात कर रहे हैं उसके बारे में। तो जो पुलिस होती है, जीरो एफआईआर में क्या होता है, जीरो एफआईआर रिपोर्ट में क्या होता है कि अगर आपने जीरो एफआईआर दायर किया हुआ है, लिखा हुआ है, उसमें आप वारंट नहीं दे सकते। आप बोल सकते हो कि आपको पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा, आपको मिलना पड़ेगा, लेकिन आप वारंट नहीं दे सकते कि आपको आना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको घर से उठा लेंगे। जीरो एफआईआर में ये बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं है, आप वारंट नहीं दे सकते। जैसे अभी मैं बताऊं, पटना पुलिस जो है महाराष्ट्र में गई थी, तो इसमें क्या था, पटना पुलिस महाराष्ट्र में क्यों गई थी, क्योंकि ये जीरो एफआईआर था, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी पटना में थे, उन्होंने वहां पे एफआईआर लिखवाया था, जबकि सुशांत सिंह की डेथ कहां हुई थी, यहाँ पे महाराष्ट्र में हुई थी, मुंबई में। तो इसीलिए ये जीरो एफआईआर जो था, पटना की पुलिस महाराष्ट्र में आकर सिर्फ खोजबीन के लिए आई थी, कोई केस के मामले में नहीं आई थी, तो उनको क्वारंटाइन कर दिया गया। जैसे अभी मैं आपको बात करूं, आसाराम बापू थे, तो आसाराम बापू का होता है ना, बहुत लोग, जिसका जो नेता लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, जिनका बहुत ज्यादा वर्चस्व होता है कि मैं पुलिस स्टेशन में जाऊंगा तो पुलिस स्टेशन वाले मेरा रिपोर्ट नहीं लिखेंगे। तो राजस्थान में आसाराम बापू की बहुत पकड़ थी। तो राजस्थान में जिस लड़की ने केस लिखवाया, जिस लड़की ने एफआईआर करवाया था, तो आसाराम बापू का बहुत ज्यादा वर्चस्व होने के कारण पुलिस स्टेशन में केस नहीं लिखा गया या एफआईआर दर्ज नहीं किया गया। अगर दर्ज किया भी गया था तो उसको शायद हटा दिया गया था वहां से। तो क्या किया, उस लड़की ने अपने पिता के साथ मिलकर, और दोनों कहां चले गए, दिल्ली चले गए। दिल्ली पुलिस में जाकर उन्होंने रिपोर्ट लिखाई। अब वो दिल्ली पुलिस में जाकर रिपोर्ट लिखाई, मामला राजस्थान का था, रिपोर्ट कहां लिखवाई जा रही है, एफआईआर दिल्ली पुलिस में। तो ये कौन सा एफआईआर हो गया, जीरो एफआईआर हो गया। जीरो एफआईआर में क्या होता है कि जीरो एफआईआर अगर एक बार आपने लिखवा दिया, तो वो राज्य सरकार, जिस राज्य में लिखवाया गया, वो राज्य सरकार क्या करती है, वो सीधा कोर्ट को दे देती है। ये मामला सीधा कोर्ट में चला जाता है, उसके बाद सुनवाई शुरू होती है, आपके आगे की कार्यवाही शुरू होती है। तो दिल्ली पुलिस को जब ये बात पता चली, तो उन्होंने एफआईआर को कहां भेज दिया, जीरो एफआईआर को डायरेक्ट कोर्ट में भेज दिया। अब कोर्ट में ये बात चली गई, उसके बाद आपको पता ही है फिर आसाराम बापू कहां चले गए, और आज तक वहीं पर हैं, तो आप समझ सकते हैं। तो इसके बाद क्या होता है, जब ये एफआईआर एक बार दर्ज हो जाता है, जीरो एफआईआर, तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है किस लिए, कि एफआईआर में जो लिखा हुआ है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट में जो लिखा हुआ है, क्या वो सही है कि नहीं, किसने किया है, किसको किया है, ये सारी चीजें जो है एफआईआर रिपोर्ट में लिखी जाती है। तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद चार्जशीट बनाती है। आपको चार्जशीट भी समझना है। चार्जशीट को हिंदी में बोलते हैं आरोप पत्र। एक पेपर होता है, उस पेपर पे लिखा जाता है कि इस दिशा में, इस एरिया में ये वारदात हुआ, ये चश्मदीद गवाह है, इन्होंने ये देखा, इस तरह से मारा गया, इसने गोली मार दी, उसने वो कर दिया, बम फेंक दिया, बहुत बड़ा संगीन अपराध कर दिया, कॉग्निजेबल क्राइम कर दिया। तो ये सारी चीजें चार्जशीट में लिखी जाती है। दफा कौन कौन सा लगा है, जैसे अभी मैं बात करूं बेंगलुरु में जो अभी मामला हुआ था, बेंगलुरु में जो दंगा हुआ था, नेक्स्ट वीडियो आएगा बेंगलुरु में दंगा से रिलेटेड। उसमें आईपीसी की धारा, इंडियन पेनल कोड यानी कि भारतीय दंड संहिता की धारा 146, धारा 147, आईपीसी धारा 148, 302, इस तरह के बहुत सारे मामले लगे हुए थे। तो वो सब किसमें लिखा गया था, चार्जशीट में लिखा गया था। अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के बाद चार्जशीट बना देती है, तो जब तक चार्जशीट उनके हाथ में है, तब तक तो आप अपना सोर्स यूज कर सकते हैं आईपीसी का। यहां पर आईपीसी का काम खत्म हो जाता है। आईपीसी मतलब क्या, इंडियन पिनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता। भारतीय दंड संहिता के तहत आप चार्जशीट तैयार कर सकते हैं। अगर आप पुलिस अधिकारी हैं तो चार्जशीट तैयार कर सकते हैं। वहां पे चार्जशीट तैयार करने के बाद आईपीसी का काम खत्म हो जाता है। अब वहां से किसका काम शुरू हो जाता है, कोर्ट का। कोर्ट का काम किसके तहत होता है, सीआरपीसी के तहत। सीआरपीसी का मतलब क्या होता है, क्रिमिनल पिनल कोड। ठीक है, तो आईपीसी का काम खत्म हो उससे पहले आपका जितना भी सोर्स हो आप लगा लो, जितनी भी सोर्स या पैरवी हो कि चलो थाना के जो पुलिस अधिकारी है, जो भी है, उसको हमने कुछ पैसे दे दिए तो वहां पे हम छूट जाएंगे, ये यहीं तक हो सकता है आईपीसी। यहाँ पे जब तक ये काम खत्म नहीं हुआ है ना, वहीं पर हो सकता है। चार्जशीट जब तक उनके हाथ में है तब तक हो सकता है। उसके बाद अगर चार्जशीट यहाँ पे चला गया, चार्जशीट अगर एक बार कोर्ट में चला गया, तो कोर्ट में ये मामला जज के पास चला जाता है। अब कोर्ट में जब ये मामला जज के पास चला जाता है, तो ये मामला जो है सीआरपीसी के तहत इसकी जांच होती है, या सीआरपीसी के तहत इसमें कार्यवाही होती है, सुनवाई होती है। सीआरपीसी का मतलब होता है क्रिमिनल पिनल कोड। ठीक है, अब जैसे मैं बताऊं, बहुत बड़ा मामला होता है, बहुत बड़े मामले में जो संगीन अपराध किए हुए अपराधी होते हैं, उनको बेल नहीं मिलती है। ठीक है, उनको जमानत नहीं मिलती है। अगर किसी ने कॉग्निजेबल काम किया है, कॉग्निजेबल अपराध किया है, जैसे आसाराम बापू हो गए, अजमल कसाब हो गए, ये लोग क्या कॉग्निजेबल अपराध किए थे, संगीन अपराध किए थे। संगीन अपराध में अगर लोगों को जमानत दे दी जाए तो बहुत बड़ा मुश्किल खड़ा हो सकता है, ये लोग हंगामा खड़ा कर सकते हैं समाज में। इसीलिए ऐसे लोगों को क्या किया जाता है, इन लोगों को जमानत नहीं दी जाती है। लेकिन अगर आप कोई नॉन कॉग्निजेबल असंगीन अपराध किए हैं, जिसमें कंप्रोमाइज करके काम चलाया जा सकता है, तो उसमें आपको नॉर्मली जमानत, जिसको बोलते हैं एंट्री
हाँ, एंटीसिपेटरी बेल यानी अग्रिम जमानत, मतलब जेल में जाने से पहले ही आपकी जमानत हो जाए, उसको बोलते हैं एंटीसिपेटरी बेल, अग्रिम जमानत। इस तरह का जमानत ले सकते हैं। कुछ समय के लिए आपको प्रूफ की जरूरत है कि मैं प्रूफ लाकर दूंगा, सबूत लाकर दूंगा, बेगुनाही साबित करूंगा, तो उसके लिए भी आपको अग्रिम जमानत मिलती है। लेकिन कब? जब आप नॉन कॉग्निजेबल असंगीन अपराध के मामले में फंसे हैं तो, या असंगीन अपराध के मामले के दायरे में आते हैं तो। लेकिन संगीन अपराध के मामले के दायरे में आते हैं तो आपको बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा, आपको जमानत नहीं होगी। जिस तरह आसाराम हो गए, अजमल कसाब हो गया, ये सब लोग चले गए अंदर और आज तक कभी बाहर निकले ही नहीं। तो ये रहा जो मेनली मैं बताना चाहता था कि एक पब्लिक डोमेन के अंदर जो आता है कि एक पब्लिक को जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए इसके रिलेटेड, एफआईआर के रिलेटेड, एफआईआर क्या होता है, जीरो एफआईआर क्या होता है, चार्ज शीट क्या होता है, ये अगर आपको पता है तो आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता। इसके अलावा भी हम दूसरे वीडियोस बनाएंगे जिस वीडियोस में आपको अलग अलग इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो मिशन नागरिक सैनिक को सक्सेसफुल बनाने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए लास्ट तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप अपना साथ बनाए रखिए, आपको और भी अच्छे से अच्छे इन्फॉर्मेशन मिलेगी। एजुकेशन के हिसाब से अगर देखा जाए, या ऐसा समझो इन्फॉर्मेशन के हिसाब से भी देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा नीडफुल है, बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है। नेक्स्ट वीडियो की दंगा कैसे होता है और कैसे उसको रोकना है उसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे बहुत ही जबरदस्त तरीके से। आप हमारा साथ देते रहिए। इसी के साथ फाइनली बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। जय हिंद।